स्टूडेंट्स, हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम और स्टार्स के बारे में काफ़ी डिटेल है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो स्टार्स हैं वो हम नाइट स्काई में देख पाते हैं, और नाइट स्काई में देखने के लिए आपके चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है कि जो बूझो एंड पहेली है, दे वेंट टू देयर ग्रैंडफादर विलेज एंड दे लुक आफ्टर द night sky after their dinner. They saw the very clear sky. They asked from their grandfather, why we can see the clear sky here, we can't see the clear sky in the town or our city. So their grandfather replied them that there is a pollution and cloud in your city, and in village there is no pollution, so we can see the night sky clearly. So we can see the this picture. In this picture, Buju and Pehli see the night sky. In night sky we see uncountable stars and moon, and it is very beautiful view for the children. You can also see this type of scene in the summer. Next portion in our chapter, that is moon. We can see the moon part only, which is reflected by the sunlight. हम केवल वही पोर्शन देख पाते हैं मून का जो कि सनलाइट के कारण रिफ्लेक्टेड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जितना पोर्शन पर सनलाइट आती है मून पर, उतने ही पोर्शन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वही पोर्शन हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो आप इस फिगर में आप देख पाते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जो सनलाइट हैं ये आ रही हैं, और ये मून है, और ये अर्थ का पार्ट है, जहाँ पर नाइट के समय हम जितने पोर्शन पर सनलाइट आती है उतना ही पोर्शन हम देख पाते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। हम फेजेज ऑफ मून की बात करेंगे। तो फेजेज ऑफ मून में हम सबसे पहले यही बात करेंगे कि भाई हम इसको कैसे करें। उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप एक्टिविटी में, ये यहाँ पर एक ये सर्कल बनाया गया है, और सर्कल के अंदर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर हमने कुछ चीज़ लगा दी है, और इस सर्कल को हम यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बताया है कि ये सर्कल को हमने 8 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, और एक बच्चा कोई भी जो सर्कल के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, उसने एक बॉल ले रखी है हाथ में। बॉल को हमने आधा ब्लैक और आधा वाइट कलर कर लिया है, और उसको हमने वर्टिकल पोजीशन में ही रखना है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे कि कोई एक फ्रेंड सर्कल के बीच में सन को रिप्रेजेंट करते हुए खड़ा हो जाएगा। सन को नहीं, जो अर्थ पर जो लोग रहते हैं वो देखेंगे, तो अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, और अर्थ के चारों तरफ ये जो है वो मून रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर हम वर्टिकल पोजीशन में इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कि जो वाइट पोर्शन है वो हमेशा सनलाइट की तरफ रहे, तो हम इसमें फेजेज ऑफ मून देख सकते हैं। तो हम इस वाले डायग्राम में अच्छे से फेजेज ऑफ मून आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर सन है, फिर यहाँ पर ये आप जितना लाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, जैसे इसमें आप गिब्बन मून देख रहे हैं, इसमें भी गिब्बस मून देख रहे हैं, इसमें हाफ पोर्शन वाला मून देख पा रहे हैं हम, इसमें हम देखो केवल थोड़ा सा पोर्शन देख पा रहे हैं, तो एक क्रिसेंट मून हो गया। ये इस कंडीशन में हम मून को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो लाइटेड पोर्शन है मून का वो हमसे दूसरी तरफ है, यानी कि ये अर्थ है, अर्थ से दूसरी तरफ ये पोर्शन है। जो हमारी तरफ पोर्शन है वो बिल्कुल डार्क है, इसलिए यहाँ पर न्यू मून डे होता है। फिर से ये क्रिसेंट मून, ये हाफ मून, और ये सर्कल चलता रहता है, और ये सर्कल 29 डेज में पूरा होता है, यानी कि न्यू मून डे से फुल मून डे के बीच का जो पीरियड होता है वो 29 डेज होता है। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी ये फेजेज ऑफ मून दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये सनलाइट है, ये सनलाइट इधर से आ रही है, और यहाँ पर ये अर्थ है हमारी,
ये हम चारों तरफ मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पोर्शन में यहाँ पर इस कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पर न्यू मून डे है। न्यू मून डे पर क्या होता है, हम मून को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो हम क्यों नहीं देख पाते, आप कहोगे कि जिस सन और अर्थ के बीच में मून है उस पर पूरी लाइट गिर रही है, तो हम मून को क्यों नहीं देख पाते। हम इसलिए नहीं देख पाते कि जो पोर्शन मून का हमारी तरफ है, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो हमारी तरफ है वो डार्क है, यानी कि अर्थ की साइड जो पोर्शन है वो पूरा डार्क है, इसलिए हम इसको नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये न्यू मून डे है। और इसी तरीके से आप ये जैसे क्रीसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून, फुल मून में आप देखिए कंडीशन, जो पोर्शन हमारी तरफ है यानी कि अर्थ की साइड जो पोर्शन है मून का वो पूरा लाइटेड है, इसलिए हम यहाँ पर फुल मून डे देख पाते हैं। फुल मून डे पूर्णिमा होती है और न्यू मून डे अमावस्या होती है। तो ये यहाँ पर एक और डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से ये पोजीशन क्रिएट होती है। ये आप देखिए, ये सन है, ये सन वाला पोर्शन, ये अर्थ और ये मून रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। तो ये मून रिवॉल्व कर रहा है, साथ में ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता है। इसी तरीके से जो ये अर्थ है ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो इन सभी कंडीशंस के होते हुए जब जो पोर्शन मून का सन के द्वारा लाइटेड होता है, केवल वही पोर्शन हम मून का देख पाते हैं और इसी कारण फेजेज ऑफ मून क्रिएट होती हैं। तो फेजेज ऑफ मून के आधार पर या फिर हमारी एस्ट्रोनॉमी जो कि हमारे एंशियंट जानते थे, उसी के आधार पर हमारे हिंदू कैलेंडर बनते हैं। तो ये यहाँ पर एक हिंदू कैलेंडर को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए ले रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी फेजेज ऑफ मून है उन्हीं के आधार पर हमने महीने को डिवाइड कर रखा है। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर 15 तिथियाँ ही होती हैं, मीन्स 15 तिथियाँ ही होती हैं। मैं तिथियों के नाम गिना रही हूँ, आप इस कैलेंडर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, और उसके बाद या तो पूर्णिमा आती है या फिर अमावस्या आती है। तो आप इनमें आप यहाँ पर ये महीनों के नाम भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये एक पोष का महीना लिखा हुआ है, इसमें ये पोष लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये जो आप 10 देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ माघ भद्र यानी कि ये माघ का महीना है। फिर ये जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं ये इसकी वो हैं तिथियाँ हैं। तो इस तरीके से हिंदू कैलेंडर जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा है मून सरफेस कि मून सरफेस कैसी है। जैसे पोएट है, स्टोरी टेलर्स हैं, उन सब की स्टोरीज़ में मून की एक ख़ास जगह होती है। वो मून को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मून कैसा होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा मून है वो वास्तविकता उसकी ऐसी नहीं है। वो आप ये देखिए, मून पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ की जो सरफेस है वो डस्टी है, बैरन है, वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो मून पर लाइफ होगी या नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की और वहाँ के कई जो माउंटेन हैं वो तो इतने ऊंचे हैं कि हमारी अर्थ की जो माउंटेन है सबसे ऊंची माउंटेन उनसे भी ऊंची हैं। उसके बाद आपको पता भी होगा कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जो पहली बार चंद्रमा पर गए थे और उनको फॉलो किया था एडविन एडरलिन ने, और उसके बाद ही हमें चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली। उसके बाद है स्टार्स। स्टार्स का नाम आते ही आपके सामने बिल्कुल ये इस तरह का सीन आ जाता है जिसमें हम बहुत सारे स्टार्स एक साथ नाइट में देख पाते हैं। क्लियर नाइट होती है, मूनलेस नाइट और पोल्यूशन फ्री लाइट, जिसमें हम आसानी से बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। आपको पता है कि जो स्टार्स हैं वो हमारे
हम ये कह सकते हैं कि सन भी एक स्टार है, लेकिन ये क्या रीज़न है कि जो सन है वो तो हमें बड़ा दिखाई देता है और बाकी जो स्टार्स हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि मान लो कोई एक फुटबॉल है, एक तो वो हमारे बिल्कुल पास में ही रखी हो, 10 मीटर की दूरी पर रखी हो, और एक जो फुटबॉल है वो हम उसको रख दें 100 मीटर की दूरी पर, तो जो 100 मीटर की दूरी पर जो फुटबॉल रखी गई है उसका साइज हमें छोटा दिखाई देगा। यही कारण है कि जो हमारे सन है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो उसी के बेसिस पर हमें बताया गया है कि जो डिस्टेंसेज हैं सन के बीच में वो काफ़ी बड़ी हैं, और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं इसमें ये टेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं इसमें आप देख रहे हो कि जो हमारी अर्थ है वो सन से 150 मिलियंस किलोमीटर अवे है, और जो हमारा दूसरा जो नियरेस्ट स्टार है अल्फ़ा सेंचुरी, अप्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है किसी किसी बुक में, उसकी डिस्टेंस आप ये पढ़ सकते हो किलोमीटर में, काफ़ी लंबी है। और इतनी डिस्टेंस को हम किलोमीटर में इनकन्वीनियंट फील करते हैं पढ़ने में, इसलिए स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंसेज है उसको मेज़र करने के लिए एक नई यूनिट है, वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मीनिंग क्या है कि 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जिसमें कोई भी स्टार की लाइट एक ईयर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर के बराबर है। जैसे आपको पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें ये भी पता है कि हमारी जो सनलाइट है हमारी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन से 8 लाइट मिनट दूर है। और अल्फ़ा सेंचुरी जो है वो है जो सन के बाद नियरेस्ट स्टार है वो है 4.3 लाइट ईयर्स, यानी कि अल्फ़ा सेंचुरी की लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में 4.3 लाइट ईयर्स लग जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि 4.3 ईयर्स में उसकी लाइट हमारी अर्थ तक पहुंचेगी। उसके बाद है हमारा ये आप देख पा रहे हो एक एक्टिविटी है, इस बात पर बेस्ड है कि हमारे जो स्टार्स हैं वो मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप क्लियर नाइट में कोई भी एक स्टार को फिक्स करें, उसको 1-2 घंटे बाद फिर से देखें, किसी बिल्डिंग या किसी ट्री की पोजीशन को उसके साथ लगाते हुए हम ये देख लें कि उसकी पोजीशन 2 घंटे बाद चेंज हुई है कि नहीं हुई है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ उसकी पोजीशन चेंज हुई है। हमें ऐसा लगेगा कि वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो क्या ये सच्चाई है कि वो जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं? आप देखते भी हो कि हमारा जो सन है एक स्टार है, वो सुबह हम ईस्ट में देखते हैं, शाम को वो वेस्ट में चला जाता है। तो क्या वास्तविकता है सभी स्टार्स मूव करते हैं? जबकि पोजीशन ये है कि जो स्टार्स हैं वो मूव नहीं करते, तो हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो इसी एक्टिविटी के लिए हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या जितने भी स्टार्स हैं क्या वो सभी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमारा ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक अम्ब्रेला लेना है, और अम्ब्रेला में हमने क्या करना है, ये स्टार्स चिपका लेने हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, ये हमारे चारों तरफ हमने स्टार्स चिपका लिया और एक स्टार्स को हमने बीच में चिपका लिया। फिर हम अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने पर हमें क्या लगेगा कि चारों तरफ के जो स्टार्स हैं वो तो मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीच में जो स्टार है वो मूव नहीं कर रहा है। उसी तरीके से हमारे आसमान में भी एक स्टार है, पोल स्टार, वो हमें मूव करता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्थ की एक्सिस पर है। हमारी अर्थ की एक्सिस पर है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशंस क्या हैं? कॉन्स्टलेशंस हमारे जो स्टार्स हैं उनकी एक रिकॉग्निजेबल शेप बन जाती है। कैसे? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ रिकॉग्निजेबल शेप इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशंस की हम जो शेप देख सकते हैं, आप इस डायग्राम देख सकते हैं, बहुत सारी शेप्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ए है ये हमारा है उर्सा मेजर, बी हमारा कैसोपिया है, बी हमारा हंटर है या फिर सी कैसोपिया है, और डी जो है वो
लियो मेजर है। तो ये 4 जो हैं वो कॉमनली हम अपने इंडियन स्काई में देख सकते हैं कंस्टलेशन। उसके बाद यहाँ पर ये आपको उर्सा मेजर की डिटेल बताई जा रही है। हम एक एक करके चारों की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उर्सा मेजर की डिटेल पढ़ रहे हैं। तो उर्सा मेजर में आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो 3 स्टार हैं, ये 3 स्टार्स इसका हैंडल बना रहे हैं। और ये जो 4 स्टार हैं, ये 4 स्टार इसका क्या बना रहे हैं, ये 4 स्टार, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ इसको। ये 4 स्टार इसका क्या बना रहे हैं, इसका बाउल बना रहे हैं। तो उर्सा मेजर जो है वो एक चम्मच के आकार का स्टार है, जो कि हम जिसको सप्तऋषि भी कहते हैं, इसको बिग डिपर भी कहते हैं। तो हमारे वेदों के अनुसार जो 7 फेमस ऋषि हुए थे, आप यहाँ पर ये 2 डायग्राम देख पा रहे हैं। 2 डायग्राम में, एक डायग्राम में तो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में ऋषियों के नाम दे रखे हैं, जो कि इन ऋषियों के नाम पर ही इस जो हमारा ये उर्सा मेजर है इसका नाम सप्तऋषि है। और ये जो डायग्राम है इसमें आप जो एक्चुअल में स्टार्स के नाम हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आज हम इतना ही लेसन कर रहे हैं, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।